मतदान का जो बेसिकली इलेक्शन प्रोग्राम का जो शेड्यूल जारी हुआ है, तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए आप लोगों को आज यहाँ बुलाया गया है। जैसा कि आज दिन में 12 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे की थी और 12 बजे उस पीसी के माध्यम से उन्होंने 5 अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट्स के हिसाब से चुनाव जो प्रोग्राम है, शेड्यूल है, वो जारी किया है। उसमें जो एमपी का चुनाव प्रोग्राम है वो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ। मैं अपने वाले में खोल लेता हूँ। नहीं, इसमें पूरा लॉक हो जाएगा 2 मिनट। इसमें है, पड़ा हुआ है मेरे पास। तो सर्वप्रथम तो चूँकि आज से चुनाव की घोषणा हुई है, तो आज से ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या आचार संहिता है वो पूरे ज़िले में लागू हो गई है। जो डिटेल प्रोग्राम है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो गज़ट नोटिफिकेशन होगा चुनाव का वो 21 अक्टूबर शनिवार को जारी किया जाएगा। उसी के साथ ही जिस दिन गज़ट नोटिफिकेशन होता है उसी के साथ ही आपका नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। नॉमिनेशन का लास्ट डे जो रहेगा, शांत हो जाइए थोड़ा, नॉमिनेशन का जो लास्ट डे रहेगा वो 30 अक्टूबर 2023 रहेगा। 30 अक्टूबर को सोमवार रहेगा। सोमवार के दिन नॉमिनेशन का लास्ट डे रहेगा। फिर 31 अक्टूबर नॉमिनेशन के लास्ट डे के जस्ट अगले दिन स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी में जो नॉमिनेशन पत्र जो होते हैं, नाम निर्देशन पत्र होते हैं, उनकी एक जांच की जाती है, चेकिंग की जाती है। फिर इसके बाद 2 नवंबर 2023 गुरुवार को विड्रॉल का या नाम निर्देशन पत्र वापस लेने का लास्ट डे रहेगा। नॉमिनेशन से लेकर उसके बीच में कर सकते हैं कभी भी, लेकिन लास्ट डे रहेगा विड्रॉल का 2 नवंबर 2023 को। राजगढ़ ज़िले में जो चुनाव का दिन रहेगा, डेट ऑफ पोल रहेगा, वो 17 नवंबर 2023 रहेगा। डेट ऑफ काउंटिंग जो रहेगा वो 3 दिसंबर 2023 रहेगा। 3 दिसंबर को संडे पड़ रहा है। 3 दिसंबर के दिन राजगढ़ ज़िले में काउंटिंग की जाएगी। 5 दिसंबर 2023 के पहले पहले जितनी भी ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसका कंप्लीशन करना है बेसिकली। ऑल्दो वो 3 को ही हो जाएगी कंप्लीट, लेकिन वो 5 के पहले पहले का जो एक टाइमलाइन दिया जाता है वो दिया गया है। तो इस प्रकार से ये पूरा इलेक्शन का शेड्यूल है। 3 दिन पहले 4 दिन पहले जब पब्लिकेशन हुआ था, तो पब्लिकेशन के साथ ज़िले में जितने मतदाता हैं उसके बारे में, कितने पुरुष मतदाता हैं, कितने महिला मतदाता हैं, कितने युवा मतदाता हैं 18 से 19 वाले, कितने 20 से 29 वाले हैं, कितने 80 प्लस वाले हैं, इस सब के बारे में आप लोगों को डिटेल से बता दिया गया था। एडीएम साहब एक बार और वो जो प्रेजेंटेशन हमारा था वो सभी के साथ शेयर करने के लिए आप चाहें तो ग्रुप में भी डाल सकते हैं, जिससे सभी लोग पुनः से एक बार वो जानकारी देख लेंगे। और ये जो डेट्स हैं इसकी जानकारी भी वैसे आप लोगों के पास, सभी लोगों के पास पहले से ही है और सभी जगह ग्रुप में पहले से ही सर्कुलेट हो चुकी है, लेकिन एक बार पुनः से हमारी तरफ से भी एक जो फॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो डाल दी जाएगी। राजगढ़ ज़िले के बारे में एक बार पुनः से रिपीट करूंगा कि राजगढ़ ज़िले में 5 विधानसभाएं हैं और 5 विधानसभा के इलेक्शंस यहाँ पे होंगे। नॉमिनेशंस इस बार 5 विधानसभा के हम विधानसभा स्तर पे ही लेंगे। जो हमारे आरओ रहेंगे, आरओ के कार्यालय में ही नॉमिनेशन लिए जाएंगे। राजगढ़ का नॉमिनेशन राजगढ़ में होगा, खिलचीपुर विधानसभा का खिलचीपुर में होगा, ब्यावरा का ब्यावरा में रहेगा, नरसिंहगढ़ विधानसभा का नरसिंहगढ़ में आरओ कार्यालय में होगा और सारंगपुर का सारंगपुर के आरओ कार्यालय में होगा। तो सभी जगह के जो नॉमिनेशन होंगे वो वहीं पे होंगे। इलेक्शन डेट 17 तारीख को रहेगी, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, और फिर काउंटिंग हमारी 3 दिसंबर को रहेगी। कुल मतदाता जैसे उस दिन बताया गया था, अगर मैं पुनः से बताऊं तो 11,52,047 मतदाता पूरे ज़िले में हैं, और जिसमें हमारा जो जेंडर रेशियो है वो करीब 956 के आसपास है। 956-957 के आसपास जेंडर रेशियो था। 18 से 19 के बीच में हमारे करीब 57,000 मतदाता थे, और 80 प्लस के ऊपर करीब 17,000 की लाइन में कुछ थे। 17,200-300 के आसपास मतदाता 80 प्लस के थे, और पीडब्ल्यूडी वोटर्स हमारे करीब 13,000 कुछ थे, 13,300 के आसपास। तो ये मोटे मोटे आंकड़े हैं जो
और जो 5 विधानसभा हैं उसमें हमारे कुल मतदान केंद्र 1378 हैं जहाँ पे चुनाव होंगे। इसमें आप लोगों के कोई प्रश्न हो, कुछ आप लोग और एमसीसी को लेके या एमसीसी लागू हो गई तो ये 24 घंटे के अंदर शासकीय बिल्डिंगों से ये सब हाँ हटा दिया जाएगा। तो आज से चूँकि इलेक्शन की घोषणा हो गई है, आज से आपकी आचार संहिता जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको भी लागू कर दिया गया है। और पूर्व में भी हमारे द्वारा जो संबंधित पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ सभी के साथ मीटिंग करके, चाहे वो जिला स्तर पे हो या आरओ स्तर पे हो, सभी को जो निटी-ग्रिटीज़ होती हैं एमसीसी की, क्या क्या उसमें करना होता है उसके बारे में बता दिया गया है। अभी जो सबसे पहला कार्य रहता है आचार संहिता लागू होते ही, वो ये रहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं वहाँ से अनाधिकृत रूप से अगर कोई संपत्ति विरूपण की कार्रवाई है तो उसको किया जाना। अगर किसी शासकीय बिल्डिंग पे कोई बैनर पोस्टर लगे हैं या नाम पेंट हुआ है या पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल लगे हैं तो उनको हटाने की कार्रवाई करना। दूसरा रहता है सार्वजनिक संपत्ति पर 48 घंटे के अंदर। तो शासकीय संपत्ति जो रहती है उसके अंदर हमें 24 घंटे के अंदर करना होता है। जो सार्वजनिक संपत्ति अर्थात जो पब्लिक प्रॉपर्टी रहती है, पब्लिक पार्क हो गए, रोड साइड हो गया, रोड के अगल बगल जो शासकीय ज़मीन है वहाँ पे हो गया, बीच में डिवाइडर है वहाँ पे हो गया, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे 48 घंटे के अंदर हमें संपत्ति विरूपण की कार्रवाई सुनिश्चित करनी होती है। और तीसरा पॉइंट होता है प्राइवेट प्लेसेस पे। प्राइवेट प्लेसेस पे 72 घंटे के अंदर करना होता है। अनलेस एंड अनटिल कोई उस 72 घंटे के अंदर जिसने भी किसी प्राइवेट में किसी के घर के ऊपर अपना नाम लिखवाया हुआ है या अपना बैनर पोस्टर लगाया हुआ है, तो उस घर वाले का वो सहमति पत्र लाके हमारे कार्यालय में, संबंधित आरओ के कार्यालय में सबमिट करे कि उसने उस व्यक्ति से, संबंधित व्यक्ति से सहमति पत्र लिया हुआ है कि उसकी दीवार पे वो दीवार लेखन कर सकता है या पोस्टर बैनर अपना लगा सकता है, अपना झंडा लगा सकता है, अपना पार्टी का चिन्ह प्रदर्शित कर सकता है, तो एक अलग चीज़ होती है। अन्यथा उसमें भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में भी 72 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होती है। इस समय सीमा के बाहर अगर हमें यहाँ पे कहीं भी ऐसा मिला कि अनाधिकृत रूप से कहीं पे बैनर पोस्टर लगा है, कहीं पे किसी का नाम लिखा हुआ है, तो उस पर एमसीसी के वायलेशन के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारे विकास या निर्माण संबंधी जो गतिविधियाँ होती हैं वो भी आज सुबह हम लोग की जो मीटिंग थी तो उसमें हमने सभी को बता दिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर एक सूची हमें यहाँ से आयोग को भेजनी होती है कि ऐसे कार्य जिनका जो चालू हो चुके हैं, जिनका टेंडर हो गया, जिनका एजेंसी अवार्ड हो गई, जिसमें व्यक्ति ने काम चालू कर दिया है, तो वो ऐसे काम हैं जिनको ऑनगोइंग वर्क्स की कैटेगरी में लिया जाता है और वो काम इलेक्शन के बीच में भी चालू रहते हैं। और दूसरा ऐसे कामों की सूची होती है जहाँ पे टेंडर तो हो गया, हो सकता है वर्क ऑर्डर भी हो गया हो, लेकिन काम चालू ना हुआ हो। तो अगर कहीं ऐसी स्थिति है कि काम चालू नहीं हुआ है तो वहाँ पे काम अब जब भी आचार संहिता ख़त्म होगी, समाप्त होगी, उसके बाद कार्य चालू किया जाएगा। तो सभी जगह सभी डिपार्टमेंट को ये भी निर्देशित कर दिया गया है कि जो काम ऐसे हैं जो आपके आज के पहले, आचार संहिता लगने के पहले चालू अवस्था में थे, वो चालू रहेंगे, लेकिन कोई भी नए कार्य स्टार्ट नहीं किए जाएंगे। नए कार्य कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पॉर्टेंस के हैं या बहुत आवश्यक हैं, अति आवश्यक हैं, कई बार डिज़ास्टर से रिलेटेड कार्य होते हैं या कोई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें बहुत आवश्यकता होती है, तो उसको प्रायर अनुमति लेके, मेरी अनुमति लेके, और आवश्यकता पड़ेगी तो भोपाल से अनुमति लेने के बाद ही कुछ कार्य जारी किए जाएंगे। बाकी जो शासकीय योजनाएं हैं, जो योजनाएं ऑलरेडी रन कर रही हैं, जिसमें बेनिफिशियरी पहले से आइडेंटिफाइड हैं, उसमें लोगों को लाभ मिलता रहेगा। अगर किसी को पेंशन मिल रही है, पहले से मिल रही है, 4 साल से मिल रही है, 10 साल से मिल रही है, तो उसको हर महीने आगे भी मिलती रहेगी। उसमें बीच में कोई चुनाव की वजह से रोक नहीं आएगी। लेकिन हाँ, नए हितग्राहियों को जोड़ने वाला काम जरूर रोक दिया जाएगा। अगले 2 महीने के लिए तक आचार संहिता लागू होगी, किसी भी प्रकार के जो हितग्राही हैं, चाहे पेंशन के हितग्राही हों या राशन के हितग्राही हों या अन्य शासकीय योजनाओं के जो नए हितग्राही हैं, तो नए हितग्राहियों को जोड़ने का काम जो है वो अगले करीब 2 महीने के लिए नहीं होगा। तो ये मोटा मोटा आपका जो मतलब जो तत्काल रूप से चालू होंगी। बाकी कई सारी चीज़ें नॉमिनेशन के साथ, प्रत्याशियों के साथ चलती रहेंगी और अभी हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी रहेगी,
और उसमें भी कई सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगा। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है इलेक्शन का जो आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करना चाह रहा था। सर ये छोटा संपत्ति विनियोग पर के संबंध में अनुरोध है, कांग्रेस कार्यालय पे या बीजेपी के कार्यालय हो सकता है, उसमें हमारे फ्लैक्स लगे हुए हैं, तो वो तो कांग्रेस पार्टी के ही फ्लैक्स है और कांग्रेस ही भवन है, नगर पालिका में रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए शायद आप विधायक या जो भी था उनको हटाना है, तो कांग्रेस पार्टी का ही कार्यालय है, उसी पर लगे हुए। इसमें एसडीएम साहब आप तो उसमें परमिशन आपसे लेना है कि मुझे देना है? मतलब मैं महामंत्री हूँ, मैं उस कार्यालय का प्रभारी हूँ, तो मुझे तो अपने आप ही परमिशन देना है, आपका अवगत कर आप कैसे परमिशन? तो वो तो पार्टी कोष में जाएगा। अभी आज प्रत्याशी कोई घोषित नहीं है, कार्यालय नहीं सर, कार्यालय तो आरक्षण निवेदन है, पार्टी कार्यालय वहाँ नहीं खुलता है, पार्टी कार्यालय जब खुलेगा जब हमारा प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएगा। आज तो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे पार्टी से संबंधित रहते हैं, हम शासन में है नहीं, किसी शासकीय योजना तो कुछ भी नहीं है उसमें, वो तो शुभकामनाएं बधाई हैं, तो वो क्या अगर नहीं हटाने मुझे कोई समस्या नहीं है, अगले आधे घंटे में हट जाएगा। नहीं, लेकिन उसका भी आपको सहमति पत्र तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा भाई। कोई भी प्राइवेट बिल्डिंग भी है तो प्राइवेट बिल्डिंग जो भी है, आपने अगर किसी ने भी वहाँ प्राइवेट बिल्डिंग में किसी का भी हो सकता है निजी कार्यालय, तो वो निजी कार्यालय भी है, तो निजी कार्यालय की तरफ से आपको एक सहमति पत्र देना पड़ेगा कि हमने एक सहमति पत्र दी हुई है कि यहाँ पे हाँ तो मुझे ही सहमति पत्र आपको दे देना। हाँ अच्छा, खर्चा तो उसमें खर्चे का तो सवाल ही नहीं है ना, अभी खर्चा नहीं है। कल मैं आपके पास अनुरोध करूँगा। नहीं, देखिए खर्चा इसमें जहाँ जहाँ पे लगे हैं ऑलरेडी बैनर पोस्टर लगे हैं, अगर पार्टी के सिंबल के साथ लगे हैं तो पार्टी के आज से ही खर्चा जुड़ना चालू हो जाता है। सर सवाल ये है कि वो हमारे राजगढ़ विधानसभा के कोई प्रत्याशी आए नहीं है उसके पास, तो कुछ खर्चे जो पार्टी कोष में जाते हैं, पार्टी लेवल पे जाते हैं, संभवतः पहले भी ऐसा हो चुका, तो खर्चा पार्टी कोष में गया था हमारे, तो पार्टी कोष में जाएगा। देखिए लेकिन दो तरह की चीज़ें रहती हैं, एक जैसे मान लीजिए खाली ध्वज लगा है, ठीक है, तो वो खाली पार्टी कोष में जाएगा, लेकिन फ्लैक्स लगा जिसमें चिन्ह भी है और चिन्ह के साथ 4 लोगों की फ़ोटो भी लगी है। अब उन 4 लोगों में से मान लीजिए एक व्यक्ति जो है आगे चल के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया और वो चुनाव में खड़ा हो रहा है, तो फिर वो उस इंडिविजुअल के भी उसमें जाएगा। हाँ, लेकिन हम उसको कैलकुलेट करते रहेंगे अभी से। वो तो भाई हम अभी तो हमारी जो व्यय लेखा की टीम है वो अभी नोट करके रखेगी कि यहाँ पे उसका वीडियोग्राफी करके फोटोग्राफी करके सर एक समस्या है, वो शायद कल से हमें पुलिस भी हमें उसकी नोटिस दे सकती है। आपने जो 25 तारीख को 29 लोगों जो मीटिंग ली थी उसकी कंडी का 5 में बताया था, निर्वाचन के दौरान प्रचार सभा में आयोजित किए जाने वाले इस संबंध में बताया गया सभा में अधिकतम 2 व्यक्ति ज़्यादा नहीं होंगे, इससे अधिक संख्या होगी तो नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई करी जाएगी। तो सब ये तो कोविड के टाइम का नियम था। मेरी विधानसभा में राजगढ़ में वो 2 लाख होंगे, तो हाउ इज पॉसिबल कि हम 100 लोगों की सभा कर लें? आप इसको आयोग से डिस्कस कर लें, ये आप यही सब आपको दिया गया लेटर है ये वो तो कोविड के टाइम ठीक है, उसको मैं एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं देख लूँगा उसको। और छोटा सा बिल्कुल शिकायत नहीं है, जो तीर्थ दर्शन के लिए स्वीकृत हो चुके हैं आप कल उनको बिल्कुल भेजिए, उन सबका हम आशीर्वाद भी यहीं से ले रहेंगे। लेकिन परंपरा थी जनपद और नगर पालिका टेंट तंबू लगाती थी और हम लोग अपना प्रतिभा प्रदर्शन करने आते थे। तो कल जो लोग ज़्यादा हैं उसमें चावल रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो जनपद और वो नगर पालिका उसको सेलिब्रेट ना करें। नहीं, वो हमने डायरेक्ट किया हुआ है ये चीज़। एडीएम साहब आप इंश्योर कर लेना, आज सुबह भी मेरे सामने बात आई थी तो हमने डायरेक्ट कर दिया था कि उसमें वहाँ पे वो अपने शासकीय कर्मचारी ही रहेंगे, बस उसके अलावा कोई अगर रहेगा तो वो आचार संहिता के उल्लंघन में आ जाएगा। और बस हमारा आशीर्वाद तीर्थयात्री को ले लेंगे, उसको देखें, बस ये छोटे 3 पॉइंट। सर जो आरओ सेंटर अभी आपने बताया कि जो आवेदन होंगे वो आरओ सेंटर पे होंगे, सर पहले क्या होता है कि 5 आरओ सेंटर राजगढ़ में बनते हैं, तो ये क्या अब ब्लॉक स्तर पे बनेगा? ब्लॉक स्तर पे नरसिंहगढ़ का एसडीएम नरसिंहगढ़ का कार्यालय विधानसभा मुख्यालय पे। हाँ, ब्लॉक तो ज़्यादा है। हाँ, मतलब बेसिकली जहाँ पे आरओ का कार्यालय है वहाँ पे, तो अगर नरसिंहगढ़ विधानसभा है तो उसमें एसडीएम नरसिंहगढ़ का जो कार्यालय रहेगा वहाँ पे हो जाएगा। सारंगपुर में एसडीएम सारंगपुर के कार्यालय में रहेगा। खिलचीपुर में हाँ पहले सर क्या 5 यहीं थे कलेक्टेड? नहीं, तो देखिए 5 अलग अलग जगह रहें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, कन्वीनियंट भी रहता है। दूसरा, अब कुरावर के क्षेत्र से किसी को नॉमिनेशन फाइल करना है तो वो यहाँ
जिले तक क्यों आए, वो अपना नरसिंहगढ़ में ही नॉमिनेशन फाइल कर लेगा, उसके लिए ज़्यादा सुविधा रहेगी। और सामग्री हमारी जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो भी 5 जगह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, बाद में कलेक्ट हमारी एक जगह होगी और काउंटिंग यहाँ पे राजगढ़ में होगी। हाँ, सी विजिल जो ऐप है, पिछले बार भी, पिछले चुनाव में भी सी विजिल ऐप का उपयोग हुआ था। सी विजिल ऐप के थ्रू कोई भी कंप्लेंट करना चाहे वो कंप्लेंट कर सकता है। उसमें लोकेशन स्पेसिफिक कंप्लेंट होती है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर के बगल में कहीं पे कोई शराब बांट रहा है या पैसे बांट रहा है, मैंने फ़ोटो खींची और उस फ़ोटो के साथ मैंने सी विजिल ऐप पे कंप्लेंट डाल दी, तो उस लोकेशन के साथ वो कंप्लेंट आती है। और डायरेक्टली अगर राजगढ़ की कंप्लेंट है तो संबंधित राजगढ़ का जो आरओ है, हर एक के पास वो ऐप का लॉगिन होगा, हर एक हमारे जो अधिकारी हैं उनके पास रहेगा, चाहे हमारे वो सेक्टर के अधिकारी हों, हमारे आरओ हों, इनफैक्ट मैं भी अपने पास रखूँगा, तो उसके पास आ जाएगा। उसके बाद समय सीमा के अंदर उसको उसका निराकरण करना है। अगर देखा कि लोकेशन आ गई तो उस लोकेशन पे वो जाएगा, उस लोकेशन पे जाके चेक करेगा कि वास्तविकता में वो कंप्लेंट है वो सही है या सही नहीं है। अगर सही है तो उसके हिसाब से कार्रवाई करेगा, सही नहीं है तो उसके हिसाब से कार्रवाई करेगा। तो वो लोकेशन पे जाके उसकी कार्रवाई करने के लिए है। इसी प्रकार से जो एप्लीकेशन लोग देते हैं रैली निकालने के लिए या सभाओं के लिए, तो वो एप्लीकेशंस भी जो रहेंगे वो भी एक सुविधा ऐप करके रहता है, ऑनलाइन किया जाता है, तो उसके माध्यम से होगी, जिससे ये कहीं पे ना रहे लोग। नहीं तो बाद में आरोप लगते हैं कि साहब हमारी एप्लीकेशन तो पहले आ गई थी लेकिन हमें अनुमति नहीं मिली, फलाने की एप्लीकेशन बाद में आई थी उसको अनुमति मिल गई। तो वो ऑनलाइन पूरा क्लियर हो जाएगा कि किसी ने सुबह 10 बजे अनुमति दी, दूसरे ने 12 बजे दी, तो जिसने 10 बजे दी उसको पहले परमिशन मिलेगी, 12 बजे वाले को बाद में परमिशन मिलेगी। तो वो प्रोसेस रहेगा। दूसरा, जो भी अनुमतियाँ लें एक पर्याप्त थोड़ा सा समय दें। कई बार ये होता है कि कल सभा होनी है और आज शाम को हम अनुमति लेने के लिए अचानक से एप्लीकेशन डालते हैं कि साहब कल सुबह सभा होनी है, अनुमति दे दी जाए। उसका भी एक प्रोसीजर रहता है, क्योंकि विभिन्न डिपार्टमेंट से हमें एनओसीज लेनी पड़ती है, उसके बाद अनुमति जारी होती है। तो वो एक पर्याप्त समय पहले ही एप्लीकेशन दिया जाना उचित रहेगा। इसमें समस्या आती है, हाँ, माननीय केजरीवाल की हो या माननीय दिग्विजय सिंह जी हो, माननीय शिवराज जी हो, इन सब के प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट टाइम पे आते हैं। वो स्थानीय लोगों को बहुत बाद में मिलते हैं। सेकंड में जो समस्या आती है अन्य राज्यों वाले, वो वहाँ से कब समझ लेते हैं। तो वो कितनी हम कोशिश करें कि हर बार की समस्या आती है, आपकी तरफ से हमें हमेशा निर्देश दिए गए, लेकिन वो हम लोगों के हाथ में आमतौर पर नहीं था। ट्राई टू बेस्ट, नहीं, आप अपनी कोशिश पूरा करें भाई। अगर आप 100 सभाओं की अनुमति ले रहे हैं तो 100 में 99 टाइम से हो। जी हाँ, वो एक भी प्रॉब्लम आएगी, कहीं एक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो, लेकिन भाई 99 तो आपकी समय से होनी चाहिए। मतलब एक उसको नॉर्म नहीं बनाना है कि भाई नॉर्मल भी सभा होनी है, नॉर्मल रैली होनी है जिसमें बाहर से किसी को नहीं आना है, जो लोकल के हैं उनको ही रहना है। अब उसके बाद भी उस रैली की अनुमति अगले दिन सुबह 10 बजे रैली होनी है और रात में 8 बजे एसडीएम कार्यालय में अनुमति लेने आ रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। वो तो आपने सही फरमाया, उसको ट्राई टू बेस्ट बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। कहीं पे ऐसा है कि वो आपके भी कंट्रोल से बाहर हो गया, लास्ट मोमेंट हो रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एटलीस्ट आप यहाँ वाले जो हैं उनका तो बिल्कुल 100% श्योर हो सकते हैं कि वो आप प्रायोरिटी अपनी पहले से सेट करके रखें। दूसरा, एक उस दिन जो व्यय वाला था, चूँकि एक बार उनको गीतांजलि को भी बुलवा लें। एक पर्टिकुलर मैं श्योर नहीं हूँ, उसमें शायद मिस हो गया है 2 व्यय हमारे, तो उसको हम आज ऐड करके आप लोगों से अभी करवा लेंगे। जैसे इलेक्शन जब अनाउंस हो जाता है, कई बार कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाते हैं, तो एक एसएमएस के थ्रू भी एक प्रचार होता है कि मैसेजिंग की जाती है, और एक कॉल के थ्रू भी होता है कि ऑटोमेटेड कॉल के थ्रू कॉल जाते हैं कि मैं फ़लाना बोल रहा हूँ और फलानी विधानसभा से खड़ा हूँ और इस चीज़ पे बटन दबा के मुझे वोट दें, इसको वोट दें, या पार्टी की तरफ से भी होते हैं। तो वो जो कॉल्स जाते हैं और एसएमएस जाते हैं, तो उनका रेट मेरे ख्याल से उस वाली सूची में निर्धारित नहीं हुआ है, तो उसको हम ऐड करके पुनः जारी करेंगे। चुनाव में जो था, हाँ, उसका 5-10% जो पुराना बढ़ा रही है, मैं भी स्वीकार कर लेता हूँ, ये भी स्वीकार कर लेता हूँ। क्या रघुवीर जी, पिछले साल में जो रेट था, नहीं, पिछले साल वाले में ये था कि नहीं था, एक बार हमें ये चीज़ मैंने परमिशन ली थी
बल्क मैसेज वाला और बल्क कॉल का। मैंने खुद ने परमिशन ली थी। ठीक है। मोना जी के चुनाव में था वो लोकसभा टाइम पे, मैं इलेक्शन एजेंट था। ठीक है। तो खुद मैंने परमिशन ली थी। ठीक। इसलिए उससे जो भी 10-20% आप बढ़ा, ठीक। मतलब ये आप भी स्वीकार करिए रणवीर जी। ये एडीएम साहब आप देख स्वीकार रहे हैं। करें। वरिष्ठ हो, पुराने हो तो नॉलेज आपको है। हाँ, वो 10-15% बढ़ा से, लेकिन बस 10-15% ठीक। रिव्यू चल रहा है हम लोग। ठीक। सर एक और रिक्वेस्ट थी, अभी जो कल तीर्थ दर्शन के लिए जा रहा है, इससे पहले भी जनता का है सर, एक बार जिला को अवलोकन करने को चार बार कुछ लोगों का नाम ऐसे नहीं, चार बार तो जा चुके हैं, थोड़ा सा संशोधन करके नए को किसी को आप मुझे नाम के साथ एक सूची दे दो कि भाई ये आदमी 2 बार जा चुका है, 3 बार जा चुका है, हम उसकी जांच करा लेंगे, उसमें कार्रवाई कर देंगे। मैं आपको WhatsApp कर दूंगा। माइक चालू है, क्या बोल रहे हैं? नामांकन 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। जनरल और कैटेगरी वाइज, शुल्क जो है, कैटेगरी वाइज शुल्क के डिटेल्स अभी आ जाएंगे। अभी वहाँ से आयोग से जो डिटेल लेटर आएगा तो उसमें शुल्क के जो डिटेल्स रहेंगे आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। अभी 10,000 से ज़्यादा बढ़ाया नहीं है, लेकिन और कुछ भी चेंज होता है तो फिर आपको बताएंगे। बाकी उसका एक्सपेंसेस का 40 लाख रुपए है एक हुई अभ्यर्थी के लिए। पहले 28 लाख था, अब 40 लाख हो गया। कुछ भी चेंज होगा तो वो हम आपको बता देंगे।